Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 7 of Principles of Marketing by Philip Kotler, जिसका नाम है, जो चैप्टर हमारा है आज का वो है कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी. वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी कैन डिज़ाइन अ कस्टमर ड्रिवन, समझ लें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह बनाएंगे हम. नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द टारगेट कस्टमर्स. हम टारगेट कस्टमर्स को कैसे टारगेट किया जाता है, कस्टमर को हम ये देखेंगे आज. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से बनती है. व्हाट इज़ बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी. मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपोज ऑफ 4 कंपोनेंट्स या 4 तरीक़ों से हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं. सबसे पहले आता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स, ठीक है, हु हैव डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मिक्सेस. सीन ये है कि हम बायर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, क्योंकि वो सब कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू टारगेट दैम थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. ठीक है, ये आपका मार्केट सेगमेंटेशन होता है, उसको डिवाइड करना. नेक्स्ट होता है उसको मार्केट को टारगेट करना है. जो आपने डिवीजन किया उसको किस तरीके से आप टारगेट करते हैं उसको कहते हैं आप टारगेटिंग. ठीक है, इवेल्युएट करते हैं आप मार्केट सेगमेंट्स को, सही है, उसकी अट्रैक्टिवनेस देखते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको टारगेट करते हैं, उसके ऊपर मार्केटिंग की जाती है. थर्ड स्टेप इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग. अपनी जो आप प्रोडक्ट्स या सर्विस जो भी आप मार्केट में ऑफर कर रहे हैं ना, उसको डिफरेंशिएट किया जाए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स या कस्टमर वैल्यू. कुछ कस्टमर सुपीरियर वैल्यू के होते हैं, उनको उस लेवल के हिसाब से आपको प्रोवाइड करनी होते हैं कस्टमर वैल्यू चीज़ें अपने प्रोडक्ट्स, और कुछ लोअर लेवल के होते हैं. या डिफरेंशिएशन होती है, आपको डिफरेंशिएट करना होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, वेरियस कैटेगरीज बनानी होती हैं, वेरियस तरीक़ों से उसको डिवाइड करना होता है कि ये वाला प्रोडक्ट इस कस्टमर के लिए, ये वाला प्रोडक्ट इस तरह के कस्टमर के लिए. वेरियस मोबाइल्स आप देखते हैं अलग कैटेगरी के होते हैं, इसी तरीके से क्लोथिंग की कैटेगरीज होती है, हर चीज़ की कैटेगरीज होती है ना, वो डिफरेंशिएट किया जाता है उन कैटेगरीज के अंदर. लास्ट है उसको पोजीशन कैसे करते हैं आप उस डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट्स को. ठीक है, अरेंजिंग फॉर अ मार्केट ऑफरिंग टू ऑक्यूपाई अ क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर्स. के माइंड्स में आपको उस प्रोडक्ट को रेलेवेंट टारगेट कस्टमर्स के साथ प्लेस करना होता है, उसको बेसिकली पोजिशनिंग कहते हैं. ठीक है, तो कस्टमर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ दीज 4 थिंग्स. आप जो किस तरीके से टारगेट मार्केट को वैल्यू किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले आप सेगमेंटेशन करेंगे, जैसे मैंने बताया, टोटल डिवीजन करते हैं मार्केट की. दूसरे नंबर पे टारगेट करते हैं, सिलेक्ट सेगमेंट करते हैं कि किसको टारगेट करना है. फिर डिफरेंशिएशन करते हैं कि डिफरेंट मार्केट ऑफरिंग्स को डिवाइड करते हैं, कस्टमर क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू कि अगर आप उससे रेलेवेंट आपको उसको ऑफर करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो वो आपके साथ कस्टमर लॉयल होगा, तो आप अचीव कर सकते हैं कस्टमर वैल्यू. दिस इज कॉल्ड सुपीरियर कस्टमर वैल्यू को अचीव करने का तरीका. नेक्स्ट इज पोजीशनिंग, जो कि हम बात कर सकते हैं कि पोजीशनिंग ऑफ उस चीज़ की बेटर पोजीशन करनी होती है, उसकी प्लेसमेंट करनी होती है माइंड ऑफ द कस्टमर्स के. तो दीज आर दी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टमर वैल्यू क्रिएशन या मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तरीके ये होते हैं. अब हम देखते हैं सबसे पहले सेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, जिसको हमने पढ़ा था डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नीड्स, डिवाइस, वांट्स, जो उसकी कैटेगरीज हम कैसे करते हैं. सेगमेंटेशन मार्केट की डिवीजन हम कैसे करते हैं. सबसे पहले हम डेमोग्राफिक करते हैं. ठीक है, जियोग्राफिक पहले करते हैं कि नेशंस, रीजन्स, स्टेट्स की बेसिस के ऊपर, टेरिटरी की बेसिस के ऊपर करते हैं. फिर डेमोग्राफिक होती है. डेमोग्राफिक के अंदर एज, लाइफ साइकिल, वो जो पूरा पॉपुलेशन का साइकिल आता है आपका, किस तरीके से आप जेंडर होता है, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इथनिसिटी और जनरेशन, ये सारा आपका डेमोग्राफिक आता है. साइकोलॉजिकल ही होता है. साइकोग्राफिक ही होता है बेसिकली आपकी जो सोशल क्लास, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इनकम स्टेटस, टोटल स्टेटस, स्ट्रैटिफिकेशन जो सोसाइटी की होती है वो सारी इसके अंदर आती है. बिहेवियरल बेसिकली ये होता है कि आपकी ओकेजन्स, आप बेनिफिट्स, आपके स्टेटस, आपकी लोअर रेट, यूजेज रेट वगैरह देखते हैं. लॉयल्टी स्टेटस देखा जाता है कि आपका बाइंग बिहेवियर किस तरह का रहा है, आप कितने लॉयल थे, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं. आप बटरफ्लाई हैं, आप डॉग्स में आते हैं, आप स्टार्स में आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी है. फिर आपका बाइंग बिहेवियर किस तरह का, आपकी डिसोनेंस बाइंग है, आपकी रैपिड बाइंग है, कौन सी बाइंग है, वो हम अलग से टॉपिक सारे डिस्कस कर चुके हैं. उनसे ज़ाहिर ऑब्वियसली स्टेप वाइज मार्केटिंग की हम लर्निंग करते हैं इस तरीके से. अच्छा, अब हमें ये समझ आ गई कि हम इन 4 बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं, और ये 4 बेसिक्स हमारे सामने लिखी हुई हैं कि पहले आप जियोग्राफिकली करते हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, रिलीजन, आप रीजन के हिसाब से आप देखते हैं. फिर देखते हैं डेमोग्राफिक्स, उसकी क्या है, एज क्या है, जेंडर के हिसाब से, मार्शल स्टेटस पे डिवाइड कर सकते हैं इतने ग्रुप, और इनकम के स्टेटस पे भी आप अपने ग्रुप की सेगमेंटेशन करते हैं. फिर साइकोग्राफिक्स आ गई, आपके एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी, बिहेवियर्स वगैरह, ये आपके एक्टिविटीज़ आ गए. और फिर बिहेवियरल के अंदर आप पैटर्न्स और बेनिफिट्स और यूजेज रेट्स देखते हैं कि कौन कितना लॉयल है, किस हिसाब से बाइंग
डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। यहाँ भी यही आ गया बिहेवियर सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर नॉलेज, एटीट्यूड्स, यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड रिस्पॉन्सेज। ओकेजन सेगमेंटेशन ये होती है कि dividing the market into the segments according to the occasions when buyers get decision ideal to buy, कि वो कब डिसीजन लेता है बाय करने का, एक्चुअली मेक देयर परचेज और परचेज आइटम्स को कब वो डिसाइड करता है, डिसीजन ओकेजन कौन सी है। अच्छा, बेनिफिट सेगमेंटेशन क्या होती है, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर सीक फ्रॉम द प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या प्रोडक्ट से बेनिफिट्स को परसीव कर रहा है, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से अगर आप उसको बेनिफिट्स की ऑन द कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स अगर सेगमेंटेशन करते हैं तो वो बेनिफिट सेगमेंटेशन में आती है। और यूजर स्टेटस ये है कि मार्केट कैन बी सेगमेंटेड इनटू द नॉन यूजर्स, यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स, फर्स्ट टाइम यूजर्स, अपने यूजर्स यूजिंग की बेसिक्स के ऊपर बेसिस पे भी आप उसको सेगमेंट कर सकते हैं। कौन फ्रीक्वेंट बाइंग कर रहा है, कौन लेट बाइंग करता है, कौन लैगर्ड्स है, कौन इनोवेटर्स है, कौन सी अर्ली अडॉप्टर्स हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आपकी यूजिंग मल्टीपल सेगमेंटेशन बेसिस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मल्टीपल सेगमेंटेशन क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट्स। आप बिजनेस मार्केट्स को भी सेगमेंट करते हैं कैसे, कंज्यूमर एंड बिजनेस मार्केटर्स यूज मेनी ऑफ द सेम वेरिएबल्स टू सेगमेंट देयर मार्केट्स। कैसे वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, बिजनेस बायर्स कैन बी सेगमेंटेड जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली और बेनिफिट्स असॉर्ट और यूजेज रेट, यूजर स्टेटस, ये तो हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को एप्लीकेबल करना है ऑन बिजनेस मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज, जो कि दीज कैटेगरीज जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सेगमेंट इज इंटरनेशनल मार्केट्स। डिफरेंट कंट्रीज इवन दोज दैट आर क्लोज टुगेदर कैन वेरी ग्रेटली इन देयर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल मेकअप के अंदर सब डिफरेंट करते हैं। तो इंटरनेशनल सेगमेंट्स के अंदर हम उनके नीड्स और उनके बिहेवियर्स को मद्देनजर रखते हुए डिवीजन करते हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, हमारे बिहेवियर्स अलग हैं, बायस्ट में अलग हैं, तो हमें जो मार्केट सेगमेंट करनी है वो अलग तरीके से करनी होगी इधर और वहाँ, ठीक है। फिर इंटर मार्केट या क्रॉस मार्केट सेगमेंटेशन भी कहते हैं इसको, जिसमें आपका आ जाता है फॉर्मिंग सेगमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स कंज्यूमर्स हु हैव सिमिलर नीड्स एंड बाइंग बिहेवियर्स इवन दो दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। उनकी अच्छा उसी डिफरेंट कंट्रीज में रहने के बावजूद भी उनके तरीके, उनके जो बिहेवियर्स हैं वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हमने मर्सिडीज़ की दे दी, आइकिया की दी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इफेक्टिव सेगमेंटेशन। अब हम सेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल में, हमने सेगमेंटेशन अभी देखा है। सेगमेंटेशन के अंदर आप क्या करते हैं, सेगमेंटेशन के इफेक्टिव करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का क्या मतलब है कि जो जिस सेगमेंट को आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं, जिस मार्केट की, उसका साइज होना चाहिए और परचेजिंग पावर और प्रोफाइल जो है ना वो इतनी होनी चाहिए कि आप उसको मेजर कर सकें, ना तो टू लार्ज हो ना टू स्मॉल हो। फिर एक्सेसिबल का मतलब ये है कि सेगमेंट्स जो हों वो इफेक्टिवली रीच्ड हो सकें, इफेक्टिवली हम उनको वो लोगों तक भी पहुंच सकें, ठीक है, और हम भी उनको टारगेट कर सकें, ठीक है, इतने एक्सेसिबल होने चाहिए। थर्ड इज सब्सटेंशियल होने चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब है द मार्केट सेगमेंट्स आर लार्ज और प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व, सही है, इतने हों कि प्रॉफिट निकाल सकें, उसमें इतना सब्सटेंस, इतना पोटेंशियल होना चाहिए। सेगमेंट शुड बी लार्जेस्ट पॉसिबल होमोजेनियस ग्रुप वर्ड परसुइंग विद अ टेलर्ड मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है, कि हम उसको इस तरीके से टेलर्ड मार्केटिंग, हम आगे देखेंगे क्या होती है, उस तरीके से हम उसको इंश्योर करें ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। फिर आ जाता है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल के अंदर मतलब है दिस सेगमेंट्स आर कॉन्सेप्चुअली डिस्टिंग्विशेबल एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स एंड प्रोग्राम। मतलब ये है कि सेगमेंट्स अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं टू द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। इस तरीके से हमें ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए डिफरेंशिएबल करना चाहिए कि किस तरीके से क्लाइंट रिस्पॉन्स करेगा या कस्टमर्स, कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। एक्शनेबल का मतलब ये है इफेक्टिव प्रोग्राम्स कैन बी डिजाइन फॉर अट्रैक्टिंग एंड सर्विंग दी सेगमेंट्स। इतना एक्शनेबल होना चाहिए कि वो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे और सर्व कर सके, ठीक है। ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन करने की। सेकंड आ गया कंपोनेंट जिसको आप कहते हैं मार्केट टारगेटिंग। पहले हमने मार्केट सेगमेंटेशन देखा, अब हम देख रहे हैं मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग बेसिकली इवैल्यूएशन है उस सेगमेंटेशन की जो हमने पीछे की है, ठीक है, कि किस तरीके से हम फर्म्स को कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, किस तरीके से हम इवैल्यूएट करके टारगेट करते हैं बेसिकली उस मार्केट को, ठीक है। इवैल्यूएटिंग मार्केट सेगमेंट्स अब किस तरीके से हम करते हैं, अब ये जो मैंने बात कर दी ना, मार्केट टारगेटिंग बेसिकली इज इवैल्यूएटिंग द मार्केट सेगमेंट्स है। लेकिन इवैल्यूएट हम किस तरीके से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ, ठीक है। सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस देखते हैं और उसका कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज देखते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ क्या होती है। उस टारगेट करने से पहले उसका साइज देखते हैं और ग्रोथ देखते हैं। सेगमेंट डेटा द राइट साइड एंड ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिसके पास लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं है कि लार्जेस्ट सेगमेंट्स अट्रैक्टिव हों हमेशा के लिए, ठीक है।
स्मॉल कंपनीज में कभी कभी लैक स्किल एंड रिसोर्सेज, जब आपके पास स्किल्स वगैरह रिसोर्सेज लैक कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से अल्टीमेटली आप एक लार्जर सेगमेंट को टारगेट नहीं कर सकते। फिर आ जाता है सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। मेजर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट लॉन्ग टर्म सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, वो क्या क्या हो सकती हैं? मतलब ये कि मैनी स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव कंपिटिटर्स हो सकते हैं उसके अंदर। मतलब अगर आपका सेगमेंट के अंदर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं तो वो सेगमेंट लेस अट्रैक्टिव है, लेस बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉफिट कम है। इट इज़ ईजी फॉर द न्यू एंट्रेंट्स, अगर न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर हो रहे हैं तो भी वो सक्सेसफुल नहीं है, वो अट्रैक्टिव नहीं है वाला सेगमेंट। अगर उसके अंदर सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है फिर भी वो अट्रैक्टिव नहीं है, उसके अंदर पावर ऑफ बायर अगर लेस है तो भी नहीं है। पावरफुल सप्लाईज डेट कैन कंट्रोल, अगर सप्लायर्स जो है उनके पास ये पावर है कि वो डिमांड सप्लाई सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं मार्केट को, तब भी वो वाला सेगमेंट इफेक्टिव नहीं है, वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि सेगमेंट की क्या बेसिक्स होती है, किस बेसिस पे हम सेगमेंट को एवेल्युएट करके फिर हम टारगेट करते हैं उस मार्केट को। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हम उस मार्केट को टारगेट नहीं करेंगे, वो फायदा नहीं है उसका, क्योंकि उसमें से प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा। नेक्स्ट इज कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज, कि कंपनी के पास कितने ऑब्जेक्टिव्स या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितने रिसोर्सेज हैं उसके पास। अट्रैक्टिवनेस मतलब उस सेगमेंट को टारगेट करने से पहले ये चीज़ देखी जाती है कि दे डू नॉट मैच विद द कंपनीज रन ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल कुछ और हैं तो फिर हम तो नहीं उसको टारगेट कर सकते। कंपनी में लैक द स्किल एंड रिसोर्सेज नीडेड टू सक्सीड इन एन अट्रैक्टिव सेगमेंट। इतनी अगर एक अट्रैक्टिव से हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, लेकिन मसला ये कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हाउ कुड द कंपनी अचीव इट्स गोल्स, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, तो मतलब वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स, हम किस तरीके से टारगेट करते हैं मार्केट को। हम ये अभी टारगेटिंग पढ़ रहे हैं, इसका अब हमने देखा है कि ऑन विच बेसिस हम इसको करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजीज होती हैं या क्या प्लानिंग, क्या तरीकाकार होता है मार्केट को टारगेट करने का। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं मार्केट टारगेटिंग ऑन, पहली चीज़ होती है, पहली कैटेगरी होती है अनडिफरेंशिएटेड मार्केट या अनडिफरेंशिएटेड मास मार्केटिंग इसको बोलते हैं। इसके अंदर ये सीन होता है कि अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच अ फर्म्स डिसाइड टू इग्नोर मार्केट सेगमेंट डिफरेंसेस एंड गो आफ्टर द होल मार्केट। इसके अंदर आप होल मार्केट को टारगेट करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि आप कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करते, आप नहीं देखते, सबको एक ही तरीके से मार्केटिंग एक ही तरीके से एक प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस स्ट्रेटजी के अंदर एक कॉमन नीड्स को फोकस किया जाता है, लोगों की नीड्स ऑफ द कस्टमर्स रादर देन द डिफरेंस नहीं देखा जाता कि किसको कैसे टेलर मेड दें, वो आप दूसरी कैटेगरी हम देखेंगे वो उसके अंदर आता है। इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट को उठाया जाता है जो कि बहुत कॉमन यूज होता है, कॉमन नेसेसिटी होती है, और उसी की मास मार्केटिंग कर दी जाती है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर जाती है इन ऑर्डर टू रीच टू द मैक्सिमम कस्टमर्स। इसको हम बेसिकली वो जैसे हमने प्रोडक्ट की टाइप्स जो भी पढ़ी थी अगले चैप्टर्स में, तो वो भी उसके पहले वाले जो प्रोडक्ट का टाइप्स होती है उसके अंदर ये आता है, जिसको हम नेसेसिटीज में लेके आते हैं। ठीक है, अभी टोटली रेडी फॉर द लाइव, ये सिंपल एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे मैंने। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दी है कि कैसे मास मार्केट और नीश मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। ये पता होगा तो हम सेकंड कैटेगरी में जा सकते हैं। पहले हमने अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग पढ़ा, अब मास मार्केट ये होता है कि दिस इज द मार्केट दैट इज एम्ड एट द जनरल पॉपुलेशन को टारगेट करता है, वो मास मार्केट होती है। नीश मार्केट में सबसेट होता है उस मेन मार्केट का। एग्जाम्पल दिए कि अगर एक सिंपल आपका मास मार्केट को सिंपल अगर तो बेचा जा रहा है तो उसमें आप सिलेक्टिव एक नीश मार्केट देख लेते हैं, जैसे सेंसोडाइन है तो वो एक सेंसिटिविटी के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, ये आ जाती है इसमें कैटेगरी बीच नीश मार्केट और मास मार्केट। अब सेकंड तरीका है मार्केट सेगमेंट मार्केट टारगेटिंग का, वो है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या सेगमेंटेड मार्केटिंग। इसके अंदर वही वाला सीन है कि जैसे मास मार्केटिंग में यू टारगेट ओवरऑल होल मार्केट विद वन प्रोडक्ट एंड विद ओवरऑल विद फोकसिंग ऑन द कॉमन नीड्स। इसके अंदर ये होता है कि मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच द फर्म सेवरल मार्केट्स को टारगेट करती है, सेवरल मार्केट सेगमेंट्स को उठाती है एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर्स फॉर द ईच। डिफरेंस देखती है मार्केट्स का और सबको अलग अलग तरीकों से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। By offering product and marketing variations to the segments, companies hope for the higher sale। इससे ये होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स जब अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट करेंगे तो पोटेंशियल क्लाइंट्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, ये वहाँ से फिर अल्टीमेटली वो डिफर करता है और इस तरीके से हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है मार्केट के अंदर इस कंपनी की। फिर आ जाता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है इसकी वजह से, बेसिकली ड्रॉबैक है ना। अब हम यूजली फाइंड इज मोर एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली अगर 10 चीज़ें बना रहे हैं तो वो महंगी बनेगी और अगर 100 चीज़ें बना रही हैं तो वो सस्ती बनेगी। लेकिन अगर वो 100 चीज़ें एक ही बनाएंगी तो सस्ती बनेगी, लेकिन अगर 10 चीज़ें हर किसी के लिए अलग अलग बनाएंगी तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड जी जैसे अभी हमारी यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेड मार्केटिंग। ठीक है, अब आ जाती है तीसरी चीज़ जिसको आप कहते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग या नीश मार्केटिंग।
पहले हमने अनडिफरेंशिएटेड देखा जिसको मास बोलते हैं, फिर सेगमेंटेड देखा जिसको डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जिसको हम नीश मार्केटिंग बोलते हैं। नीश मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी है ये, जिसके अंदर फर्म लार्ज शेयर ऑफ वन और अ फ्यू सेगमेंट्स ऑफ नीश को देख के उस पर टारगेट करते हैं। इसमें क्या करती हैं फर्म, लार्ज शेयर को फोकस करती हैं। फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और स्मॉलर फ्यू सेगमेंट्स, और नीश के ऊपर फोकस करती है। नीश लेट स्मॉलर कंपनीज फोकस देयर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन। अब इससे ये होता है कि एक कंपनी के लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन तो वो भी उसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर टारगेट करता है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर प्रॉफिट ज्यादा होता है, सिंपल, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर ना दो तरह की कैटेगरी आती है, उसको आप लोकल मार्केटिंग बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज जिसको आप कहते हैं लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग, ठीक है। लोकल मार्केटिंग सिंपल, माइक्रो मार्केटिंग भी इसकी कैटेगरी है कि माइक्रो मार्केटिंग बेसिकली आप इसको कहते हैं कि जिसमें आप टेलरिंग प्रोडक्ट्स एग्जांपल देख लें, मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू सूट द टेस्ट ऑफ द स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड लोकल कस्टमर सेगमेंट्स। जब आप बहुत स्पेसिफिक होकर कस्टमर्स को टारगेट करते हैं उसको माइक्रो लेवल की मार्केटिंग कहते हैं, और उसी को हम नीश मार्केटिंग बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। लोकल मार्केटिंग बेसिकली ये है कि टेलरिंग ब्रांड्स एंड मार्केटिंग्स टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ लोकल कस्टमर सेगमेंट। अब यहाँ हम देखते हैं लोकल कस्टमर सेगमेंट सिटीज, नेबरहुड्स और इवन स्पेसिफिक स्टोर्स को वगैरह को हम टारगेट करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव गिवन राइज टू द न्यू हाईटेक वर्जन्स ऑफ द लोकल बेस। ये तो चलो हमने देखा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रही है, जिसके अंदर सोलोमो मार्केटिंग आ जाती है, सोशल लोकल मोबाइल वगैरह, ठीक है। जियो लोकेशन की हम स्ट्रेटजीज भी यूज़ करते हैं, लोकेशन से हम इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, लोकल मार्केटिंग के ड्रॉबैक्स ये होते हैं बेसिकली मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है इससे, और नेक्स्ट ड्रॉबैक इज लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम आते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हम इसको। अगर बिल्कुल सबको लोकल मार्केटिंग को पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक करके अगर हम बेचना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से हमें तो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, दूसरा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरी देख के फिर ये देखते हैं, दूसरी आती है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग, इसको आप टेलर मेड मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स टू द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर्स को हम इसको टारगेट करते हैं। इंडिविजुअल के अंदर हम पर्सन टारगेट करते हैं, लोकल मार्केटिंग के अंदर हम रीजन्स को टारगेट करते हैं, पूरे रीजन में हम मार्केट करते हैं। इधर हम पर्सन टू पर्सन एक के पास जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मार्केटिंग हैज ऑल्सो बिन लेबल्स 1-to-1 मार्केटिंग कहते हैं, या मास कस्टमाइजेशन कहते हैं, मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग कहते हैं, सारे इसके नाम है, ठीक है। टेलर कस्टम मेड सूट वगैरह जिस तरीके से आप देते हैं, पर्सन टू पर्सन सूट्स वेरी करते हैं ना। अब नाइकी और प्यूमा ने भी डिज़ाइन शूज़ बनाने शुरू कर दिए, स्नीकर जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इसी तरीके से आपकी कार्ड्स वगैरह भी पर्सनलाइज्ड चॉइसेस के ऊपर बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ में हम डिफरेंस देख लेते हैं मास मार्केटिंग और सेगमेंटेड मार्केटिंग में। ऑडियंस का डिफरेंस होता है, इसमें ब्रॉड और अनडिफाइंड रेंज ऑफ कस्टमर्स होते हैं, और सेगमेंटेड मार्केट में 1 और 2 वेल डिफाइंड कस्टमर ग्रुप्स होते हैं। गोल क्या होता है, ब्रांड इमेज गोल होता है, दूसरे का गोल होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग होता है। टारगेट क्या होता है, फोकस ऑन द कॉमन नीड्स, ठीक है। बेनिफिट्स टेलर्ड टू द स्पेसिफिक टारगेट को हम करते हैं, ठीक है, उसको टारगेट कर रहे होते हैं। ट्रैकिंग क्या होता है, इसका ट्रैक नहीं हो सकता है, ट्रैक कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका लॉन्ग टर्म होता है और इसका शॉर्ट टर्म होता है। तो वी हैव डिस्कस दीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन डिटेल, जो कि हमने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग सबको करते हैं, होल मार्केट को करते हैं, ठीक है। सेगमेंटेड डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंदर आप सबको भी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड के अंदर एक चीज़ को उठाते हैं, और माइक्रो मार्केटिंग के अंदर आप लोकल मार्केटिंग देखते हैं और इंडिविजुअल मार्केटिंग को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि टारगेट ब्रॉडली टारगेट से करते करते हम नैरो टारगेट की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। चूजिंग अ टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। अब टारगेट स्ट्रेटेजी जो हमने ऊपर डिफाइन किया ना, इसको चूज करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स मद्देनजर रखने होते हैं। सबसे पहला ये है कि स्ट्रेटेजी बेस्ट डिपेंड्स ऑन द कंपनी के जितने रिसोर्सेज होते हैं वो उस हिसाब से वो टारगेट को मार्केट करती है, क्योंकि रिसोर्सेज इसमें ज़्यादा लगते हैं, इसमें थोड़े कम, इसमें सबसे कम लगते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि डिग्री ऑफ प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी। अच्छा, प्रोडक्ट आपका कितने वेरिएबल में, अगर एक तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके लिए अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होगी। अगर आपके बहुत छोटे छोटे पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग है तो आप उसको कंसंट्रेटेड मार्केटिंग करें उसकी, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ये आ जाता है कि आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मेजर करते हैं, और उसके हिसाब से जब प्रोडक्ट मेच्योर स्टेज पे चला जाता है ना, तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग आप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मार्केट वेरिएबिलिटी। इसमें ये होता है कि मार्केट के टेस्ट अगर अलग अलग हो रहे हैं तो यू नीड टू डू डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। उसके अंदर ये नहीं होता कि आप एक साथ मास मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर मार्केटिंग का टेस्ट चेंज है ना, तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स, अगर जैसे आप कॉम्पिटिटर्स में देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स को अगर जो कोई स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं तो आपको उससे रेलेवेंट लगानी पड़ेगी, आप बिल्कुल उससे एवर्स स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं कर सकते। तो दीज आर बेसिकली some factors that impact these marketing strategies that must be kept in arguments in order to target these kind of marketing, target marketing। सही है। इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि यार जैसे सोशली रिस्पॉन्सिबल टारगेटिंग मार्केटिंग आती है, उसमें आप सोशल कॉज के ऊपर फोकस करते हैं,
और उसके बाद फिर आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग हम तो पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट डिफरेंस हम मार्केटिंग पढ़ चुके हैं, हम टारगेटिंग पढ़ चुके हैं, हम पोजीशनिंग देख रहे हैं कि द वे अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द कस्टमर्स कंज्यूमर्स ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब जब एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम उसको पोजीशन करते हैं ना, वो हमारा पोजीशनिंग में आता है। प्लेस इट ऑक्युपाइज इन कस्टमर माइंड रिलेटिव टू द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कि वो हमारे कंज्यूमर माइंड्स में किस जगह पे स्टैंड करता है, वो उसकी पोजीशन होती है। बेसिकली हम उसे पोजीशनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग न्यू प्रोडक्ट पोजीशंस इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, हाउ यू वांट योर कस्टमर्स टू परसीव योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, बेसिकली ये होता है। ठीक है। कंपिटिटिव आइडेंटिफाइंग पॉसिबल वैल्यू डिफरेंसेस एंड कंपेटिटिव एडवांटेजेस। आप देख के अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है, सर्विसेज डिफरेंशिएशन आता है, चैनल डिफरेंशिएशन आता है। इसमें कोई भी बेसिक्स है सारी चीज़ें। ठीक है। कंपिटिटिव एडवांटेज ये होता है कि आप क्या एडवांटेज दे रहे हैं अपने कंपटीटर से कम्पीट करते हुए, मतलब हायरिंग एंड ट्रेनिंग बेटर पीपल देन अदर कंपटीटर्स डू। कंपटीटर्स से ज़्यादा आप पीपल अच्छे रखें, पीपल डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट कस्टमर। ठीक है। कंपनी और ब्रांड इमेज डिफरेंशिएशन के अंदर ये होता है कि आप क्या करते हैं, व्हेन कंपीटिंग ऑफर्स लुक दी सेम जब ऑफर्स होती हैं तो आप डिफरेंस किस पे क्रिएट करते हैं, अपने ब्रांड इमेज के ऊपर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। चूजिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेजेस। आप अच्छे तरीके से, मतलब आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं आप क्या कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं अपने आपके जो कंपटीटर है उसके हिसाब से। आपके प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको आप यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बोलते हैं, आप क्या यूनिक सेल कर रहे हैं। ठीक है। मार्केटिंग सेगमेंट दैट डिफरेंशिएट्स अ प्रोडक्ट और ब्रांड फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स, यही होता है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या होते हैं आपके, ठीक है। वॉलमार्ट का जैसे हम देख सकते हैं कि प्रोमोट्स इज अनबीटेबल लो प्राइसेस, वॉलमार्ट देता है जो कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट। और बर्गर किंग प्रोमोट्स पर्सनल चॉइस, हैव इट योर वे, अपने तरीके से आप अपना बर्गर बना सकते हैं, तो ये उसके अंदर आ जाता है। विच डिफरेंसेस टू प्रोमोट। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है पोजीशनिंग करते हुए। सबसे पहले क्या है, आपका प्रोडक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, कम्युनिकेबल होना चाहिए, प्रीएम्प्टिव, अफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन भी इसी के अंदर आ जाती है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं इन द माइंड ऑफ सेलेक्टिंग ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। क्या आप वैल्यू प्रोपोजिशन कर रहे हैं इनटू द माइंड ऑफ पीपल, सिंपल इसको आप वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड explicitly the whole chapter of chapter 7 of Philip Kotler, which is customer value driven marketing strategy. We have discussed customer value driven marketing strategy and creating value for the target customers, हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much listening. Hope you find this video good. Do like and share. Thank you. Allah Hafiz.